हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज और एक्सक्रीटरी सिस्टम। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे और हम लोगों ने नेफ्रॉन देखा था। नेफ्रॉन के बाद हम लोगों ने जो है यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म की शुरुआत कर दी थी, जिसमें जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोगों ने देखा था, जिसमें हमने ये पाया कि यूरिन जो है 3 लेयर से होकर के गुजरता है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो 3 लेयर से होकर गुजरता है। पहला लेयर होता है इसका ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम लेयर, ठीक है ना। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और उसके नीचे फिर जो है बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियल लेयर होता है। ये 3 लेयर से होकर के ब्लड जो है पास होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है, उस फिल्ट्रेट को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक बेटा। तो आओ हम लोग देखते हैं कि अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है ना, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। जिस रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या आयंस जैसे कि सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड या जो कुछ भी मटेरियल्स जो ज़रूरत के हैं, एक्चुअली जो फिल्ट्रेशन होता है तो उस फिल्ट्रेशन में कुछ हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी जो है फिल्टर हो जाती हैं, जैसे वाटर है, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन हैं, जो कि हमारे ज़रूरत की चीज़ है, वो भी फिल्टर आउट हो जाती है। तो उस फिल्ट्रेट को यहाँ पर रीएब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए हम लोग जो है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस को यदि आप देखिए तो यहाँ पर जो है इसको बेहतर तरीके से दिखाया जाता है। ये जो एरो जो कि बाहर की तरफ जा रहे हैं, रेड एरो, ये इंडिकेट करते हैं कि कैसे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एंड साल्ट, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये हमारा क्या है, पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो क्या देखा बेटा आपने कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर और साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जो है ये वाटर नीचे की तरफ चलता है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जैसे ही नीचे की तरफ चलता है, तो यह डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है एंड दिस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर द वाटर। इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इट इज परमिएबल फॉर द वाटर, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और जब जो है यहीं ब्लड जो है, यहीं जब फिल्ट्रेट जब ऊपर की तरफ चलता है, तो यहाँ पर जो है जब ये ऊपर की तरफ चलता है इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, तब यहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है साल्ट का। साल्ट में कौन सा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का, यानी कि NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर, जबकि ये ऊपर की तरफ चलता है, जब फिल्ट्रेट जो है असेंडिंग लिम्ब में चलता है। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद जैसे ही जो है ये DCT में पहुंचता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT में जब ये पहुंचता है तो DCT में फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें क्या होता है, साल्ट, कैल्शियम आयन, वाटर, इन सब चीज़ों का जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आफ्टर ऑल हमने क्या देखा कि जो फिल्ट्रेट यहाँ पर जो फॉर्म हुआ, जो कि ढेर सारा अमाउंट में था, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिए, जिसमें जो है कंसंट्रेशन वाटर वेस्ट के अलावा जो है रिक्वायर्ड मटेरियल, ज़रूरत की चीज़ों की भी ज़्यादा अमाउंट में कंसंट्रेशन था। तो वह फिल्ट्रेट जैसे जो है इसमें मूव करना शुरू किया, तो इस मूवमेंट के दौरान इसमें भी एब्जॉर्प्शन हुआ, जिस एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो गया, जो कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन हुआ। जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एंड साल्ट का जो है एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया, इन द पीसीटी हो गया। हेनले लूप में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में वाटर का हुआ, क्योंकि ये साल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है, जबकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले जो है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, बल्कि साल्ट के लिए परमिएबल होता है। यहाँ पे इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन आफ्टर
इट गोज टू द DCT, और DCT में फिर जो है साल्ट, कैल्शियम आयन और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एंड फाइनली जो है ये कहाँ पहुँचता है, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट में जो है भी कुछ चीज़ें जैसे वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन जो है कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है, और थोड़ा बहुत जो है यूरिया भी होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी अगले स्टेप में। तो यहाँ पर जो है यही चीज़ यहाँ पर दिखाई भी गई है बेटा कि सम सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, कुछ सब्सटेंसेस जो है एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं जबकि कुछ पैसिवली। जैसे ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज और अमीनो एसिड इनका एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है। इस पे क्वेश्चन बनता है, इस बात को आप ध्यान रखोगे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक्टिव होता है, जबकि वहीं पर वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसा है, पैसिव है। वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है, ठीक है ना। इसका ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है, एनर्जी खर्च यहाँ करनी पड़ती है। और बाकी जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, पैसिवली होता है। और उसके बाद फिर आता है बेटा ट्यूबुलर सेक्रीशन प्रोसेस। ट्यूबुलर सेक्रीशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसा आपने देखा यहाँ पर कि इस किडनी के में जो ये फ्लूइड है, जिस फ्लूइड में, जिस मैट्रिक्स में ये हमारा जो है नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उस मैट्रिक्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट या वे मटेरियल जो कि जो है एलिमिनेट आउट करने की ज़रूरत है, उसे कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए ये होता है कि जैसे ड्रग्स हुआ, ठीक है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट हुआ, हाँ, यूरिया, यूरिक एसिड हुआ, हिप्यूरिक एसिड हुआ, क्रिएटिनिन हुआ, ये सब चीज़ें जो कि जो है वेस्ट के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इन सब चीज़ों का जो है ये देखिए एरो जो है नीचे दिखा रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि इन सबों को जो है PCT में डाल दिया जाता है, इन सबों को PCT में डाल देते हैं। ठीक उसी तरीके से पोटेशियम आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, इन सब चीज़ों को कहाँ डाल देते हैं, इसको उठा करके पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, इसको उठा करके कहाँ डाल देते हैं, इसको उठा करके डाल देते हैं, और यूरिया वगैरह को ये DCT में डाल देते हैं। तो फाइनली जो वेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है वो भी उठा करके इसी नेफ्रॉन में ही डाल दिया गया, ताकि इस नेफ्रॉन के रास्ते इसको फिर जैसे जो है कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए इसको बाहर निकाला जा सके। तो देखो बेटा यहाँ पर ये बात जो है मेंशन किया गया है कि ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या होता है, ये लास्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। इस स्टेप में क्या होता है कि सोडियम आयन, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सॉरी पोटेशियम आयन, इसमें क्या होता है बेटा, ये पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, ये सब कहाँ डाल दिए, और ये कुछ आयनिक बैलेंस, ये सब चीज़ें उठा करके कहाँ डाल दिए जाते हैं, ये उठा करके जो है नेफ्रॉन में डाल दिया जाता है, ताकि वहाँ से जो है इसको फिर बाहर निकाला जा सके। जैसे PCT में किसको डाला, PCT में जो है ड्रग्स हुआ या अदर नाइट्रोजनस वेस्ट, इनको उठा करके डाल दिया, पॉइजनस सब्सटेंसेस को डाल दिया। उसी तरीके से हाइड्रोजन आयन और कैल्शियम आयन को जो है DCT में डाल दिया, और वहाँ से जो है फिर फाइनली जो है जो कलेक्शन गया वो कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट में गया, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर जो है ये फिर आगे निकाला जाएगा, मतलब पेल्विस से होते हुए इसको फिर यूरेटर में निकाल देते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस में यदि हम देखें बेटा, तो सबसे पहले हमारा आता है कौन किस पार्ट को किसका एब्जॉर्प्शन करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ बेटा, तो यहाँ पर PCT की यदि हम बात करें तो PCT इज लाइंड बाय द ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। PCT जो है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम द्वारा लाइंड होता है, और दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द रीएब्जॉर्प्शन सरफेस। ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, दिस एपिथेलियम हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ये बढ़ाता है, ताकि रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस और ज़्यादा हो सके। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ये सब कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये PCT में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसा मैंने आपको अभी फिगर में भी दिखाया इस बात को। और इट हेल्प्स टू मेंटेन द pH एंड आयन बैलेंस ऑफ द, ये pH और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और उसी तरीके से जो है, अच्छा दूसरा क्या होता है कि इसी दौरान जो है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन,
इन सबों का और अमोनिया, इन सबों का भी जो है सेक्रेशन हम करते हैं ताकि जो है आयन बैलेंस को हम मेंटेन कर सकें। जैसे कुछ आयंस यदि हम जो है फिल्ट्रेट से लिए हैं तो उसके रिटर्न में सराउंडिंग से कुछ आयन जो है हम उसमें एक्सचेंज करेंगे। जैसे फिल्ट्रेट से अगर हमने सोडियम लिया तो उसके एक्सचेंज में हम चाहें तो वहाँ पर पोटेशियम हम चाहे क्या मतलब कि जो प्रोसेस में जो है पोटेशियम उसमें जो है एक्सचेंज में डाल दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो है बैलेंस जो है मेंटेन रहे। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है, ताकि बैलेंस जो है आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है अगर देखिए आप, तो जैसे अगर सोडियम आयन लिए जा रहे हैं, जैसे कैल्शियम आयन लिया गया, सोडियम आयन लिया गया, तो सोडियम कैल्शियम लिया गया तो उसके एक्सचेंज में जो है अगर जो आयन इधर अधिक है मीन्स इस फ्लूइड में अधिक है, वो आयन जो है वापस इसमें चले जाएंगे सो दैट द आयन बैलेंस जो है मेंटेन किया जा सके। ठीक बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब उसके बाद होता है कि हेनले लूप की बात करें तो हेनले लूप में जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी। ये देखो बेटा क्वेश्चन आता है कि ऑस्मोलैरिटी बैलेंस के लिए कौन सा पार्ट है, तो वो चूंकि वाटर बैलेंस करता है, ठीक है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए वो ऑस्मोलैरिटी बैलेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फ्लूइड। इसमें क्या होता है कि वेरी लेस रीएब्जॉर्प्शन अकर इन असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में जो है रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। ठीक है, इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। असेंडिंग लिम्ब देखिए वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, जबकि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वाटर के लिए परमिएबल होता है। ठीक है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब जो है इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे हैं ना, जैसे कि NaCl जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो NaCl के लिए वो परमिएबल होता है, इसलिए NaCl के लिए वो परमिएबल होता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था आपको अभी ऐसे कि यहाँ पर जो है तो इस एंड में क्या होता है, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और इस एंड में क्या होता है, ये डिसेंडिंग है, असेंडिंग है, इसमें जो है NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई, डिसेंडिंग लिम्ब एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर मेकिंग द फिल्ट्रेट कंसंट्रेट। ठीक है, और डिसेंडिंग लिम्ब एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। और इसलिए क्या होता है कि असेंडिंग लिम्ब से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और असेंडिंग लिम्ब में NaCl एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि हम आपको एक बार दिखा चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो बेटा अब हम लोग आगे देखते हैं कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है बेटा कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। ध्यान देंगे इस बात को, यह वाटर, सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन इनका रीएब्जॉर्प्शन करता है। वेयर एज द सेक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का सेक्रीशन कर देता है ट्यूबुलर सेक्रीशन के रूप में, ताकि इसको जो है जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सिर्फ वह निकाला जा सके। ठीक है ना, और कलेक्टिंग डक्ट की यदि हम बात करें बेटा, तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि रीअब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इट रीअब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द यूरिन कंसंट्रेटेड। ठीक है ना, कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सो दैट द यूरिन को कंसंट्रेट किया जा सके। ठीक है ना, और हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन का सेक्रेशन भी यहाँ पर होता है सो दैट द जो आयन बैलेंस है उसको डेवलप कर सकें। ठीक है, आयन बैलेंस को डेवलप कर सकें। अब यही जो है आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को यदि आप देखिए तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये बात बताई जाती है कि जो जैसे ये अफरेंट आर्टेरियोल हो गया और ये इफरेंट आर्टेरियोल हो गया, तो इफरेंट आर्टेरियोल जब ऐसे आती है तो ये यहीं पर घूम करके ऐसे जो है रह जाती है। तो ऐसे घूम करके यह एक स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाती है, जो स्ट्रक्चर जो है हेनले लूप के पैरेलल होता है। ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, यू शेप का स्ट्रक्चर जो हेनले लूप के पैरेलल होता है, और इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। तो ये आपका वासा रेक्टा है, ये आपका वासा रेक्टा है।
ठीक है, ये आपका क्या है, वासा रेक्टा है। तो अब हम क्या करें, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब फिल्ट्रेट यहाँ से चलता है, जैसे फिल्ट्रेट यहाँ पर निकला, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ढेर सारा अमाउंट में वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रहता है। ठीक है, तो अब ये फिल्ट्रेट जो है ये फिल्ट्रेट जब नीचे चलता है तो इसका कंसंट्रेशन होने लगता है। अब ये कंसंट्रेशन मैकेनिज्म को ही हम यहाँ पर देखेंगे। आपको मैं पोजीशन दिखा दूँ यहाँ पर कैसे ये फिट रहता है। जैसे ये आपका हेनले लूप हो गया, ठीक है ना, और इस हेनले लूप में ये वासा रेक्टा जो है ये इस तरीके से है। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की जो लिम्ब हैं वह एंटी पैरेलल टू ईच अदर हैं। इनकी जो लिम्ब होती हैं वह एंटी पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। कैसे, जैसे ये है जो, अगर आप देखिए ये क्या है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है। और ये क्या है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। ये जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है और ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। यानी कि यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वह ऐसे जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है फ्लो। ठीक है ना, फ्लूइड का जो फ्लो है वह एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर करंट फ्लो कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर करंट फ्लो कहते हैं। देखिए इसमें जैसे यहाँ से जो है ये आपको पता है कि यह इंड, दिस इंड इज परमिएबल फॉर वाटर, यह वाटर के लिए परमिएबल होता है। एंड दिस इंड इज परमिएबल फॉर NaCl, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन के लिए परमिएबल होता है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के लिए परमिएबल होता है। तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब एब्जॉर्ब होते हैं तो कहाँ जाते हैं, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, वाटर जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आओ देखते हैं कैसे इसमें होता है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक जो चीज यहाँ दिखाई गई है, देखिए यहाँ पर जो है ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया, ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया, ये आउटर मेड्यूला और ये इनर मेड्यूला, ये तीन लेयर हैं किडनी के, कॉर्टेक्स, आउटर मेड्यूला और इनर मेड्यूला। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो कॉर्टेक्स में जो कंसंट्रेशन है, कॉर्टेक्स का जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ठीक है ना, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। मिडल रीजन में अगर जो है आउटर मेड्यूला को देखें तो इसका कंसंट्रेशन जाता है आपका कितना, 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और इसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, इनर मेड्यूला का, वह 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर शुरू होकर के 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक रहता है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर जो है अब जो फिल्ट्रेट यहाँ पर कलेक्ट हुआ जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है, का कंसंट्रेशन कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। क्यों, क्योंकि इसमें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। ठीक है ना, लेकिन जब ये फिल्ट्रेट नीचे चला, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जो है इसका कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। क्यों, क्योंकि इसमें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। तो अब जैसे ये नीचे चलेगा तो इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन इसमें होगा, ध्यान देना, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर की कमी आएगी। जैसे जैसे नीचे जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में, वैसे वैसे वाटर एब्जॉर्ब होता चला जाएगा, वाटर की कमी होगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है ना, वाटर किसी भी चीज़ से अगर आप निकालोगे किसी भी सॉल्यूशन से तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 300 मिली ऑस्मोल के बाद 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200 मिली ऑस्मोल तक ये पहुँच जाएगा। ठीक बेटा, अब जब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, तब क्या होगा, तब इससे वाटर तो अब एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ, आपने अभी पढ़ा कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा, तो इधर से वाटर तो जाएगा नहीं, बल्कि क्या जाएगा, इससे NaCl एब्जॉर्ब होगा। देख रहे हैं आप, NaCl यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। NaCl एब्जॉर्ब होने के कारण अब किसी भी
सॉल्यूशन से जब आप सोल्यूट निकालना शुरू कर देंगे तो उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सोल्यूट कंसंट्रेशन घटेगा। यहाँ पर यही काम होता है। जैसे ये 900, अब देखो 1200 से कितना हो गया, 900 हो गया। क्यों? क्योंकि इसे NaCl माइनस हुआ। फिर 600 हुआ और NaCl निकला, फिर 400 हुआ और निकला, फिर वापस 300 पहुंच गया। यानी कि बहुत सारा NaCl, बहुत सारे साल्ट जो है इससे एब्जॉर्ब हो गए। जब ढेर सारे साल्ट एब्जॉर्ब हो गए तो अब इसका कंसंट्रेशन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसके फिर इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, 200 यहाँ तक हो गया। अब ये जो है अब यहाँ से जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि जाएगा कहाँ? तो इसके पैरेलल ये जो है लिम्ब है आपका, इसके पैरेलल कौन है? ये है, और इसके पैरेलल जो है ये है। तो अब क्या होगा कि इससे जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वह वाटर किस में जा रहा है? इसमें जा रहा है, इसमें वह वाटर जाएगा, सो दैट जो है ये कंसंट्रेशन मेंटेन हो सकेगा। एक्चुअली ये वाटर जाएगा कहाँ? ये वाटर तो उसी ब्लड में ही जाएगा, तो ये ब्लड में ये वाटर यहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर जो है ये यही वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जा रहा है, यही वाटर जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से जो है जब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब इधर की तरफ ये वाला इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर जब NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है तो वह NaCl कहाँ जा रहा है? वह NaCl इसमें डाल दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसका भी कंसंट्रेशन धीरे 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 बढ़ रहा है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो बेटा आपने क्या देखा यहाँ पर कि इस तरीके से पूरा जो साल्ट और वाटर है वह इससे, मतलब जो फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उससे जो है निकाल लिया जाएगा। अच्छा, पूरा साल्ट और वाटर जो है जितना ज़रूरत का है इसके ऑस्मोटिक बैलेंस के अकॉर्डिंग वो निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ वेस्ट बचेगा और थोड़ा बहुत वाटर बचेगा। तो इस वेस्ट और थोड़ा बहुत वाटर का जो रिलेशन का जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज यूरिन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूरिन कहेंगे। ठीक बेटा, बात समझ आ गई? तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। यही चीज़ यहाँ पर दिखाना था हमें कि जब ये यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है, देखिए डिफरेंट जो कलेक्टिंग, ये कलेक्टिंग डक्ट बीच का है हमारा, जो कि डिफरेंट नेफ्रॉन्स को, ये हमारा किडनी है, ऐसे डिफरेंट नेफ्रॉन्स जो है इसमें आगे खुलते हैं, और ये नेफ्रॉन जो है फाइनली जाके किसमें खुलता है? ये जो है माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद फिर जाकर के रीनल पेल्विस में खुलता है, जिस पेल्विस से क्या निकल रहा है? ये पेल्विस से ये निकल रहा है यूरेटर। तो इस यूरेटर में जाकर के ये खुल जाता है। ठीक बेटा, और यूरेटर से फिर जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी का फंक्शन जो है वाटर एब्जॉर्प्शन का और वेस्ट फिल्ट्रेशन का, ये कैसे जो है मेंटेन होता है, कैसे कंट्रोल होता है? तो इसे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, जैसे द मेन पार्ट आर इन्वॉल्व इन द किडनी रेगुलेशन इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है, ये इसका मेन रोल होता है यहाँ पर, ये करता है हाइपोथैलेमस। और इसके अलावा क्या है? JGA, जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। JGA मतलब जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। और तीसरा आर्गन यहाँ पर होता है वो है हार्ट। तीसरा कौन है? हार्ट है। तो चलो पहले हम लोग हाइपोथैलेमस के विषय में ही देख लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस से में एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है जिसका नाम है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ADH कहते हैं। बेटा ये ADH जो है हमारा, ये बनता है हाइपोथैलेमस से, लेकिन रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो ये क्या करता है? ये करता क्या है कि ये जाकर के वाटर और मिनरल के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। ठीक है ना? दिस हेल्प्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द टिब्यूल। वाटर से जो है टिब्यूल से जो है वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा दे देता है। तो जब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो निश्चित रूप से यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसीलिए अगर ADH की कमी हो गई तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो बेटा इसीलिए जो है पहला जो रोल है वो किसका है? ADH का है। ADH का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन भी होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? वैसोप्रेसिन होता है। या ADH या वैसोप्रेसिन, ये दोनों ये क्या करता है कि ये किडनी ट्यूब्यूल्स पर काम करके उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है, सो दैट द
कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कैन बी डन, यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ाया जा सके, यूरिन का कंसंट्रेशन किया जा सके। ठीक बेटा, चलो तो ये पहला हो गया हाइपोथैलेमस का रोल। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, दूसरा होता है JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। ये क्या होता है बेटा कि जब जो है ब्लड प्रेशर, जैसे जब ब्लड प्रेशर डाउन होता है, किसी का जब ब्लड प्रेशर फॉल होता है, एक्टिवेट्स ड्यूरिंग द फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलस में जब ब्लड प्रेशर फॉल करता है तब हमारा जो है ये JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, ये एक्टिवेट होता है, JGA एक्टिवेट होता है। तो ये क्या करता है बेटा, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस एक एंजाइम निकालता है जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन नाम का एंजाइम निकालता है, जो रेनिन क्या करता है, रेनिन कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में। एक्चुअली एंजियोटेंसिनोजन का फॉर्मेशन लीवर से में होता है, लीवर से बनने वाले एंजियोटेंसिनोजन को ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है, और यह एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है, जो फिर जो है एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदल जाता है। इसको बदलने के लिए लंग्स से निकलने वाला एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, ये एन इफेक्टिव वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ब्लड वेसल को सिकोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। सो इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। जैसे आपने देखा कि ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर घटा था, तब रेनिन निकला, और रेनिन ने क्या किया कि वह एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट किया, एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट किया, और एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर को इसने बढ़ा दिया। और एंजियोटेंसिन 2 जो है एक दूसरा काम करता है कि यह एड्रीनल कॉर्टेक्स पर जा करके एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज कराता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम और वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। यह सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कहाँ से, फ्रॉम द DCT से सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहलाता है। अगर इसका एक हम प्रेजेंटेशन देखें तो ये बहुत सिंपल सा है। इसमें देखिए क्या है कि किडनी में ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर अगर ड्रॉप डाउन होता है तो क्या होगा कि रेनिन निकलेगा, JGA से क्या निकलेगा, रेनिन निकलेगा, और रेनिन क्या करेगा, लीवर से निकलने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव एंजियोटेंसिन 1 में बदल देगा। एंजियोटेंसिन 1 जो है यह एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ACE मीन्स एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम के माध्यम से किसमें बदल जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाएगा। और अब ये एंजियोटेंसिन 2 का 2 काम होता है। एक तो ये ब्लड प्रेशर को, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखिए इसका ल्यूमेन बड़ा था, इसका छोटा कर दिया घटा करके, ठीक है ना, कॉन्स्ट्रक्शन किया जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और साथ ही साथ ये क्या किया, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर आया, और इस एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकाला, जो एल्डोस्टेरोन आकर के किडनी पर फिर वाटर और सोडियम को एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। और वाटर सोडियम का एब्जॉर्प्शन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये करने के चक्कर में क्या होता है कि किडनी का फंक्शन जो है वह अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। जरूरत पड़ने पर जो है अगर जब वाटर का कमी हो रहा है ब्लड में तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ा लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कहीं चोट लग गई है, कहीं ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई जबकि जो है ब्लड लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर जो है रेनिन एक्टिवेट होकर के ब्लड प्रेशर को जो है फिर से वापस रीस्टोर करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलो बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे आता है, नेक्स्ट आता है, वो आता है हार्ट से निकलने वाला, हार्ट रिलीजेस अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन नोन एज व्हाट, ANF। हार्ट से जो है एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इसका नाम है, पूरा नाम, और शार्ट में हम लोग क्या कहते हैं, ANF कहते हैं। ये रास के अगेंस्ट काम करता है। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको अभी हम लोगों ने देखा, इसके ठीक अपोजिट काम करता है, ठीक बेटा, इसके ठीक अपोजिट काम करता है। ये क्या करता है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रेनिन तब निकलता था जब ब्लड प्रेशर घट गया था, अब ये कब निकलेगा, ANF कब निकलेगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ा हुआ रहता है तब ये क्या करता है,
कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये देखो लिखा ना, विच कॉजेज द वैसोडाइलेशन। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एएनएफ निकलता है, और एएनएफ क्या करता है, पहला ब्लड वैसोडाइलेशन करता है। जैसे वहां पर एंजियोटेंसिन क्या करता था, ब्लड वेसल को सिकोड़ रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। ये क्या करेगा, ये ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, वैसोडाइलेशन करेगा। जब ब्लड वेसल डायलेट करेगा बेटा तो ब्लड प्रेशर अपने आप डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। मोटी वेसल अगर हो जाएगी, चौड़ी वेसल हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही काम यहाँ पर भी होता है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है, डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। और इट एक्ट्स एज निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, या निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के निगेटिव फीडबैक में काम करता है। ये ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, एल्डोस्टेरॉन के सेक्रेशन को घटाता है, ताकि जो है ब्लड के वॉल्यूम को घटाया जा सके, ब्लड के प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके, ठीक बेटा। तो आपने क्या देखा पिछले वाले में, आपने जो है किडनी फंक्शन रेगुलेशन में 3 चीज़ें देखी। पहला एक हार्मोनल रेगुलेशन देखा, जिसमें आपने देखा कि रोल किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है, जिसमें क्या होता है आपके जो है हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन एडीएच, जो कि जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है, वह जाकर के किडनी पर वाटर और मिनरल के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। दूसरा आपने देखा कि जो किडनी से निकलने वाला रेनिन एंजाइम है, जब ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो रेनिन निकलता है, जो रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव करके एंजियोटेंसिन में बदलता है। एंजियोटेंसिन जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बाय कॉन्स्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल्स, और दूसरा जो है वह एल्डोस्टेरॉन के सेक्रेशन को कराता है, ताकि जो है मिनरल वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके प्रेशर को मेंटेन कर सके। यहाँ पर एएनएफ आपने देखा, हार्ट के एट्रियम से निकलने वाला होता है हार्मोन, जब यह तब निकलता है जबकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन होता है, सॉरी बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है तब ये निकलता है, और ये क्या करता है, ये धीरे धीरे जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। कैसे कि एएनएफ जो है वो पहला जाता है एल्डोस्टेरॉन के सेक्रेशन को स्टॉप करता है, और दूसरा ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, सो दैट द ब्लड प्रेशर कैन बी मेंटेन्ड, ठीक है। अब आता है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होता है बेटा, मिक्चुरेशन मतलब प्रोसेस टू रिलीज आउट द यूरिन। भाई यूरिन बन गया, यूरिन जो है आकर के आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया। अब यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन स्टोर हो जाता है तो अब उस यूरिन को बाहर निकालना है। तो यूरिनरी ब्लैडर में वाल्व्स लगे रहते हैं, अंदरूनी जो दो वाल्व होते हैं, इनर एंड आउटर। जो इनर वाल है वह स्मूथ मसल्स का है, तो प्रेशर से वो तो खुल जाता है, लेकिन जो आउटर वाल होता है वह आपके वॉलंटरी मसल्स का बना होता है, स्केलेटल मसल का बना होता है, और तब जो है वह रिलीज आउट होता है जबकि आप चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय सीएनएस। मिक्चुरेशन को कौन कंट्रोल करता है, सीएनएस करता है, सीएनएस कंट्रोल करता है, ठीक है ना, थ्रू द न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू इसको जो है कंट्रोल करने का काम सीएनएस करता है, ठीक है। यूरिन जो है लगभग 1 to 1.5 लीटर यूरिन जो है पर डे पास होता है, ठीक है ना। पर डे कितना यूरिन सिंथेसाइज होता है, लगभग 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और यूरिन को अगर हम कलर देखें तो इसका लाइट येलो कलर होता है, और यह कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें, जिस पिगमेंट के कारण इसका कलर कैसा होता है, येलोइश होता है, ठीक है ना, लाइट येलो होता है। और इसका जो पीएच होता है, पीएच कितना है, पीएच जो है 6 होता है, इसका पीएच कितना है, 6 है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है ना। और यूरिया अगर हम देखें तो कितना यूरिया निकलता है, लगभग 25 to 30 ग्राम पर डे यूरिया रिलीज होता है। 25 to 30 ग्राम यूरिया एक नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी बॉडी से पर डे जो है इतना यूरिया निकाला जाता है। कुछ जो है कंडीशंस जो है डेवलप होती हैं, एक्चुअली यूरिन का टेस्ट करके हम जो है फिजियोलॉजी को भी जांच सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी चल रही है, प्रॉपर चल रही है, नहीं चल रही है। जैसे कुछ कंडीशंस यहाँ पर हैं, जैसे कि एक है बीमारी ग्लूकोज यूरिया। ग्लूकोज यूरिया कब होता है, जब ग्लूकोज यूरिन से पास हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज यूरिया कहते हैं। कीटोन यूरिया तब होता है जबकि कीटोन पास हो, यूरिन से अगर कीटोन पास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन यूरिया कहते हैं।
और ये ग्लूकोस यूरिया और कीटोन यूरिया ये डायबिटीज मेलिटस के सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को डायबिटीज मेलिटस हो तो डायबिटीज के केस में जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है तो यूरिन से पास होता है। तो वही कंडीशन इसने बताया कि यूरिन से पास होता है और फिर जाकर के जो है जब ज़्यादा एक्सेस अगर शुगर रहता है, ठीक है ना, ब्लड ग्लूकोज रहता है तो फिर कीटोन फार्मेशन भी होने लगता है। तो कीटोन भी किडनी से निकलता है। तो कीटोन का यूरिन में कीटोन या शुगर का प्रेजेंस होना क्या कहता है, ये बताता है कि डायबिटीज मेलिटस पॉसिबल है इस पर्सन को। ठीक बेटा, तो चलो इतनी बात हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं अदर आर्गन्स इन एक्सक्रीशन। देखो बेटा, एक्सक्रीशन में सिर्फ किडनी का ही रोल नहीं होता है, बहुत सारे अदर आर्गन्स भी हैं बॉडी के जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम देखें मेन तो किडनी है ही, इसके अलावा इसमें क्या होता है, लंग्स होता है, लीवर होता है, स्किन होता है, ये सब भी जो है वेस्ट निकालने का काम करते हैं। जो जैसे कि लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लीवर से क्या निकलता है, लीवर जो है बाइल सेक्रेट करता है। जो बाइल में क्या रहता है, बिलीरुबिन जो येलो कलर का होता है, अब बिलीवर्डिन जो है कि ग्रीन कलर का होता है, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन जो है किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। तो इन दोनों का प्रेजेंस जो है, ये दोनों जो है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में बनते हैं और ये जो है लीवर के रास्ते से निकाले जाते हैं शरीर से बाहर। ठीक है, उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल है या डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन है, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है बॉडी से इसी लीवर के थ्रू, मतलब कि बाइल के थ्रू ही जो है निकाले जाते हैं बाहर, या विटामिन, ड्रग्स, ये सब चीज़ें जो है ये लीवर इनको जो है बाइल में डाल देता है और बाइल के रास्ते जो है इनको फिर इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है और इंटेस्टाइन के रास्ते जो है फिर ये फूड से अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में जो है निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, तो आपने क्या देखा बेटा कि लीवर जो है यह, इसके बहुत सारे रोल होते हैं। तो एक रोल इसका एक्सक्रीशन में भी है। ये जो है कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कुछ बाइल पिगमेंट जैसे जो है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स, कुछ अमाउंट में मिनरल्स, ड्रग्स, इन सबों को जो है बाइल के रास्ते जो है ये निकालता रहता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स ऑफ स्किन होती हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी से जो है एक्स्ट्रा वाटर, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड, इसको जो है निकालते रहते हैं। स्वेटिंग जब होती है तो स्वेटिंग के साथ जो है वाटर तो निकलता ही है, इसके अलावा यूरिया, ठीक है, और NaCl, लैक्टिक एसिड, ये सब चीज़ें भी निकलती रहती हैं। उसी तरीके से स्वेटिंग अगर हो रही है तो स्वेटिंग विल आल्सो हेल्प इन कूलिंग द बॉडी। स्वेटिंग का एक फायदा भी है कि स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी जो है ठंडी रहती है। तो अक्सर जब गर्मी में हम लोगों को स्वेटिंग होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर का इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है, तो उससे बचने के लिए फिर जो है हमारी बॉडी स्वेटिंग करना शुरू कर देती है ताकि उसको जो है बॉडी को कूल किया जा सके। ठीक है, इसके बाद सीबेसियस ग्लैंड होता है। सीबेसियस ग्लैंड क्या करता है, एलिमिनेट द स्टेरॉयल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, और वैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये सीबेसियस ग्लैंड क्या करता है, एलिमिनेट द सर्टेन स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड द वैक्सेस थ्रू द सीबम के थ्रू जो है इसको निकालने का काम करता है। ठीक है, और दिस सेक्रीशन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द स्किन। जो वैक्सी सेक्रीशन निकलता है, वैक्सी सेक्रीशन के कारण हमारी स्किन जो है थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है और स्किन सॉफ्ट होने के साथ साथ यह स्किन को प्रोटेक्ट भी करने का काम करता है। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आर आल्सो रिलीज्ड आउट बाय द सलाइवा। सलाइवा से जो है कौन सा वेस्ट निकाला जा सकता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, चलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या हैं।
तो पहला एक कंडीशन आता है बेटा यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन अगर हो जाए, ठीक है, तो वह कंडीशन कहलाती है क्या? यूरेमिया। यूरेमिया मतलब क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। दूसरा कंडीशन होता है एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है कि जिसको कहते हैं किडनी फेल हो जाना, ठीक है ना। वंस वन आर बोथ किडनी कंप्लीटली फेल एंड आर अनेबल टू फंक्शन ड्यू टू वेरियस रीजन्स। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं इसके, लेकिन आफ्टर ऑल कंडीशन क्या है कि किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है। हो सकता है कि जो है ये डायबिटीज़ के कारण, हो सकता है कि हाइपरटेंशन हाई बीपी के कारण, या हेमरेजेस के कारण, ठीक है ना, या डैमेज होने के कारण, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण, किसी भी कारण से अगर किडनी जो है काम करना बंद कर दे रही, दैट कंडीशन इज नोन एज एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है ना। एक आता है कंडीशन रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली में क्या होता है, जिसको हम लोग किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ऑक्जेलिक एसिड, हमारे अगर फूड में ऑक्जेलिक एसिड के सोर्स जैसे कि टोमेटो वगैरह अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो ऑक्जेलिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता है, तो वह ऑक्जेलिक एसिड जो है फिर यूरिन के थ्रू निकाला जाता है ऑक्जेलेट आयन के रूप में। वह ऑक्जेलिक एसिड जब कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम आयन भी हमारी ब्लड में है ही, तो ब्लड से फिल्टर होता है किडनी में, तो फिल्टर्ड कैल्शियम आयन जब यूरिन के साथ, यूरिन में प्रेजेंट जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल बना लेता है। तो वही कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं, खासकर किस रीजन में, मेजर कैलाइसिस या पेल्विस रीजन में। तो मेजर कैलाइसिस और पेल्विस रीजन में वो जमा हो जाते हैं, तो वही क्या बनाते हैं, किडनी स्टोन बनाते हैं, जो कि जो है पेनफुल होता है काफ़ी, ठीक है ना, और फिर उसे जो है सर्जरी करके निकालना पड़ता है। दूसरी कंडीशन आती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिल्ट्रेशन प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोमेरुलस से ही तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था। ग्लोमेरुलस को ही आपने अफेक्ट कर दिया तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस डेफिनेटली गेट अफेक्टेड। चलो बेटा, अब हम लोग एक कंडीशन देखते हैं हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस में क्या होता है बेटा, तो मान लो कि किसी की किडनी जो है गड़बड़ हो गई तो अब उसे उपाय क्या दोगे, कैसे उसे सही करोगे आप? तो उसका एक रास्ता है हीमोडायलिसिस का। हीमोडायलिसिस में हम करते क्या हैं कि जैसे अगर किसी की किडनी खराब हो गई है पूरी तरीके से या पार्शियली खराब हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ने लगता है, और हाई लेवल ऑफ यूरिया जो है टॉक्सिक हो जाता है, लीथल हो जाता है, जानलेवा हो जाता है, ठीक है, सेल्स के लिए। जब सेल्स मरेंगे तो बॉडी भी मर जाएगी। तो इससे बचने का एक उपाय निकाला गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस में करते क्या हैं कि यहाँ पर पेशेंट से जो है ब्लड लेते हैं। जैसे देखिए पेशेंट के वेन से जो है ब्लड लिया, ठीक है ना, लेने के बाद ब्लड ये अब कहाँ इसको पंप किया, ब्लड को यहाँ पर जो है आर्टेरियल प्रेशर यहाँ डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, ये ब्लड लेकर के अब इस ब्लड को जो है पंप किया, इसमें इस डायलाइज़र में। और डायलाइज़र में पंप करने से पहले इसमें हम हिपैरिन ऐड कर देते हैं। क्यों हिपैरिन ऐड कर देते हैं बेटा? क्योंकि हिपैरिन जो है वह एंटी कोएगुलेंट होता है, इसमें ब्लड क्लॉट कर सकता है। जो ये ब्लड आपने पेशेंट का लिया है, बॉडी से जैसे बाहर आपका ब्लड आया तो ब्लड क्लॉट कर सकता है, तो क्लॉट से बचाने के लिए ब्लड में क्या डाल देते हैं, हिपैरिन डाल देते हैं। डालने के बाद अब इसको उठा करके डायलाइज़र में डालेंगे। डायलाइज़र में क्या होता है कि पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, ठीक है ना, उस ट्यूब से ब्लड फ्लो करता है। वो ट्यूब जो है सेमी परमिएबल होते हैं, और वो ट्यूब जो है एक पूरे लिक्विड के अंदर जो है बंद रहते हैं, लिक्विड के चैम्बर के अंदर बंद रहते हैं, और उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। तो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होगा कि डायलाइजिंग फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है, उसमें जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो एक जैसा, मतलब जैसा ब्लड का होता है सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक वैसा ही होता है इसका भी। अंतर इतना ही उसमें होता है कि ब्लड में वेस्ट है, लेकिन इस डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेटा कि इसमें जैसे ही जब ब्लड इसके ट्यूब्स में जब फ्लो किया तो ब्लड में वेस्ट है,
तो वेस्ट जो है ब्लड से निकल करके कहाँ जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा और फाइनली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ब्लड जो है पूरा वेस्ट फ्री हो जाएगा। अब इस वेस्ट फ्री ब्लड को जो है हम फिर पेशेंट के आर्टरी में डाल दें, सॉरी वेन में डाल देंगे, पेशेंट की वेन में डाल देंगे ताकि जो है वो फिर सर्कुलेशन में जा सके। तो यहाँ पर जो है लेते हैं हम लोग आर्टरी से और फिर ट्रांसफ्यूज करते हैं वेन में। अच्छा, दूसरा ये डायलाइजिंग जो फ्लूइड है ये जो है एक समय के बाद इसमें सफिशिएंट अमाउंट में जब वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा तो ये जो है खराब हो जाएगा। तो इसको जो है समय समय पर हम बदलते रहते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड को समय समय पर बदलते रहते हैं। तो आपने क्या देखा बेटा, सबसे पहले हम पेशेंट की आर्टरी से ब्लड लेंगे, उसमें हेपेरिन ऐड करेंगे, हेपेरिन ऐड करने के बाद उस ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी के टिब्यूल्स में पास करेंगे। आर्टिफिशियल किडनी के टिब्यूल्स जो है एक फ्लूइड में बंद हैं, जिस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं क्या, डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड का कंसंट्रेशन ब्लड के इक्विवेलेंट होता है, बस डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं पाया जाता है, मतलब वेस्ट नहीं पाया जाता है। तो ब्लड जब जो है फ्लोट करेगा उसके वेसल से, ट्यूब से, तो ट्यूब से वेस्ट फिल्टर होकर के जो है फ्लूइड में आना शुरू हो जाएंगे। फ्लूइड में जब वेस्ट सफिशिएंट अमाउंट में आ जाएंगे, ठीक है ना, और तब तक जो है दूसरे किनारे पर पहुंचते पहुंचते ब्लड पूरी तरीके से वेस्ट फ्री हो जाएगा। अब उस वेस्ट फ्री ब्लड को लेकर के, ठीक है, एक जो है पहले उसको चेक कर लेते हैं कि उसमें कोई कलेक्शन, कोई एडिशन तो नहीं है। उसके बाद फिर उसको जो है फिर वेन में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि पेशेंट जो है फिर हेल्दी लाइफ जो है कुछ दिनों के लिए फिर उसकी हो जाए। तो इसको समय समय पे प्रोसेस को हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, लिखा है इसमें कि ब्लड इज टेकन आउट थ्रू द सेलोफेन टिब्यूल and dialyzed against the isotonic liquid so as to remove the waste. The filtered blood is pumped back to the patient's body. ठीक बेटा, तो इस तरीके से आपने ये देखा। तो हम लोगों ने आज जो है इस रिवीजन प्रोसेस को इस चैप्टर के जो है कंप्लीट कर लिया और आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।